खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की, यानी दिल की बेतरतीब धड़कन, जो फालिज का एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है। लेकिन डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि इलाज किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं? चलिए आज नाइस गाइडलाइंस की रोशनी में इस पेचीदा फैसले के पीछे की साइंस को आसान जुबान में समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर दिल की बेतरतीब धड़कन से फालिज होता कैसे है? होता यह है कि जब दिल बेतरतीबी से धड़कता है तो वो खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता। इस वजह से खून दिल के खानों में ठहरने लगता है और यही ठहरा हुआ खून खतरनाक लोथड़े यानी क्लॉट्स बना सकता है। अगर उनमें से कोई एक भी लोथड़ा टूटकर दिमाग तक पहुंच जाए तो नतीजा फालिज की सूरत में निकलता है। तो डॉक्टरों के लिए पहला सवाल ये होता है कि किसी भी मरीज में खून का लोथड़ा बनने का खतरा आखिर है कितना। अब जाहिर है ये फैसला सिर्फ अंदाजे से तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है। और इस मुनज़्ज़म तरीके का एक ख़ास नाम है CH2DS2 वास्क स्कोर। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझें जो दुनिया भर में डॉक्टरों की मदद करती है कि वो मरीज़ के खतरे का एक जैसा और मौज़ूआती अंदाज़ा लगा सके ताकि इलाज का फैसला किसी की ज़ाती राय पर मुनहसर ना हो। अच्छा, ये नाम सुनने में काफ़ी पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये दरअसल एक मुखफ़िफ़ है, यानी एक्रोनिम। इसका हर हर्फ एक ख़ास खतरे की निशानदेही करता है। जैसे C का मतलब है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, H का मतलब है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, और इसी तरह बाकी भी। हर खतरे के उनसुर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आखिर में जोड़ लिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा तरीका है। डॉक्टर मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और उन तमाम अवामिल के पॉइंट्स को जमा करते हैं। जो भी कुल स्कोर बनता है वही इस बात का तयन करता है कि इलाज के लिए अगला कदम क्या होगा। तो इस स्कोर का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखें, अगर कोई मर्द है और उसका स्कोर 0 है तो मतलब खतरा कम है और इलाज की ज़रूरत नहीं। अगर स्कोर 1 है तो इलाज पर गौर किया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि ख़वातीन को सिर्फ उनकी जिन्स की वजह से 1 पॉइंट मिल जाता है। इसलिए अगर किसी खातून का कुल स्कोर सिर्फ 1 हो तो भी इलाज तजवीज़ नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही स्कोर 2 या इससे ज़्यादा होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उन्हें खून पतला करने वाली दवा की पेशकश की जाती है। लेकिन यहाँ एक तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़रूरी है। जो दवाएं खून के लोथड़े बनने से रोकती हैं, वही दवाएं जिस्म में कहीं भी खून बहने यानी ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ा देती हैं। इसलिए इलाज शुरू करने से पहले इस खतरे का भी एहतियात से जायज़ा लेना लाजमी है। तो इसी तवाज़ुन को ठीक से समझने के लिए डॉक्टर एक और टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑर्बिट स्कोर। ये ख़ास तौर पर खून बहने यानी ब्लीडिंग के खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए बनाया गया है ताकि फालिज से बचाव के फ़ायदे को ब्लीडिंग के मुमकिना नुकसान के खिलाफ तौला जा सके। ये स्कोर भी कई चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। मिसाल के तौर पर अगर माजी में कभी खून बहने का कोई वाक़या पेश आया हो तो ये एक वाज़ेह खतरा है। इसी तरह गुर्दों की कारकर्दगी में कमी भी खतरा बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुर्दे ही तो इन दवाओं को जिस्म से साफ करने में मदद करते हैं। उम्र और खून में हीमोग्लोबिन की सतह भी बहुत अहम अवामिल हैं। और इस स्कोर का असर कितना वाज़ेह है ये इन आदादो शुमार से पता चलता है। जिन लोगों का स्कोर कम है उनमें सालाना ब्लीडिंग का खतरा तकरीबन 2.5% है। लेकिन जैसे ही स्कोर बढ़ता है ये खतरा भी तेज़ी से बढ़ता है और हाई रिस्क ग्रुप में 8% से भी ज़्यादा हो जाता है। ये नंबर्स इलाज के फैसले में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये गाइडलाइंस का एक बहुत अहम नुक्ता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर सिर्फ एक चीज़ देखकर फैसला नहीं कर सकते, जैसे कि किसी की उम्र ज़्यादा है या वो गिर सकते हैं, बल्कि उन्हें मरीज़ की पूरी हालत को सामने रखते हुए एक जामे फैसला करना होता है। अच्छा, तो जब फालिज का खतरा भी पता चल गया और ब्लीडिंग का भी, तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये आता है, इलाज के लिए कौन सी दवा सबसे बेहतरीन रहेगी? यहाँ तिब्बी मैदान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब डॉक्टर्स अव्वलीन इलाज के तौर पर नई किस्म की अद्वियात तजवीज़ करते हैं जिन्हें डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स या मुख्तसरन DOACs कहा जाता है। इन नई अद्वियात यानी DOACs का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनके इस्तेमाल के लिए बार बार खून के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि पुरानी दवा वॉरफेरिन के साथ ज़रूरी था। ये मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। नाइस की गाइडलाइंस में कई DOACs शामिल हैं, जैसे एपिक्सिबान, डेबिगिट्रान, इडोक्सिबान और रिवरऑक्सिबान। डॉक्टर मरीज की मखसूस सूरत हाल, जैसे उनके गुर्दों की कारकर्दगी और वो कौन सी दूसरी अद्वियात ले रहे हैं,
इन सब को मद्देनजर रखते हुए इनमें से किसी एक का इंतखाब करते हैं। और हाँ, एक बात जो अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, एक आम ख्याल है कि एस्पिरिन खून पतला करती है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होने वाले फालिज से बचाव के लिए एस्पिरिन को मौसर नहीं समझा जाता, इसलिए इसकी सिफारिश बिल्कुल नहीं की जाती। तो खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि CH2DS2VSC और ऑर्बिट जैसे स्कोरिंग टूल्स और डोएक्स जैसी जदीद अद्वियात ने मिलकर इलाज का पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है। अब फैसले ज़्यादा डेटा पर मबनी, ज़्यादा महफूज और हर मरीज़ की इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक होते हैं। तो आज के जदीद दौर में इलाज का पूरा तरीकाकार इन उसूलों पर खड़ा है, यानी मुनज़्ज़म रिस्क स्कोरिंग की जाती है, मरीज़ की सहूलत को देखते हुए डोएक्स को तरजीह दी जाती है और ऐसे तरीकों से परहेज़ किया जाता है जो साइंसी शवाहिद के मुताबिक मौसर साबित नहीं हुए। और आखिर में ये सोचने की बात है कि इन बेहतर टूल्स और बेहतर अद्वियात की बदौलत क्या अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां एट्रियल फिब्रिलेशन से होने वाला फॉलेज एक ऐसी पेचीदगी बन गया है जिससे बड़ी हद तक बचा जा सकता है? ये सवाल हमें तिब्बी साइंस में होने वाली ज़बरदस्त तरक्की का एहसास दिलाता है।